नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका जो निबंध है कुबेरनाथ राय का आधुनिकता नई और पुरानी, उसके दूसरा जो वीडियो है उसमें आज अपन ये जानेंगे कि कुबेरनाथ राय ने आखिर आधुनिकता जो है नई और पुरानी के आधार पे आधुनिकता का पहला दौर माना कब से है। ये जो निबंध है इसमें आप ये बता रहे हैं कि आधुनिकता का जो पहला दौर है वो उस समय से शुरू होता है जब ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के होने से पहले छठी शताब्दी जो थी, तब वैदिक धर्म जो है अपनी विकृत अवस्था में था। एक और तो उपनिषदों में वैदिक संहिताओं के संशय स्थलों को पुनः संस्कार मिल रहे थे, दूसरी ओर आधुनिकता भौतिकवाद के चेहरे से बोल रही थी। लेखक का मानना है कि संक्रांतिकालीन प्रश्नों के प्रति जो सजगता का स्पष्ट उदाहरण हमें पुराण कश्यप, अजित केश कंबली, पकुद कात्यायन, संजय वेलट्ठीपुत्र, मक्खली गोशाल और चारवाक के विद्रोही एवं संशयशील स्वरों में मिलता है। इन्हीं स्वरों में शंख दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को भी विकसित होने का स्वर प्राप्त हुआ। लेखक ने इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और ये बताया है कि इस युग में वैचारिक क्रांति की अपनी एक स्थिति थी, इसलिए हम इसे आधुनिकता का प्रथम दौर स्वीकारते हैं। देखो बच्चों, ये जो दौर है, दौर कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे जो वेद हैं, चारों वेद बहुत प्राचीन हैं, अपौरुषेय हैं, और वेदों को शॉर्ट में समझाने के लिए उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों को बहुत छोटे रूप में समझाने के लिए संहिताएं बनी। तो लेखक का ये मानना है कि वैदिक धर्म जब अपनी विकृति पर आ गया, मूल्य जो थे वो जब विकृति की तरफ आ गए, तो ऐसे में फिर क्या हुआ कि उनके विरुद्ध एक तरह से बौद्धिक स्थितियां शुरू हुई, और वो जो बौद्धिक जो संशय के स्वर शुरू हुए, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की रचनाएं उस समय से लिखी गई, जैसे कश्यप पुराण लिखा गया। ऐसे जो चारवाक सिद्धांत है, चारवाक सिद्धांत ने कहा कि उधार लेकर भी घी पियो, ये चारवाक सिद्धांत कहता है। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी विकसित हुए। हालांकि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी वैदिक धर्म से ही एक तरह से निकले हुए थे, लेकिन इनकी अपनी एक विचारधारा, जो भी इनकी विचारधारा बनी, वो विचारधारा अलग से स्पष्ट हुई, और उसे हम आधुनिकता का पहला दौर कह सकते हैं कि हम प्राचीन से आधुनिक हुए। अब है कि आधुनिकता का फिर चौथा दौर कब से है, वो तो पहला दौर था। तो आधुनिकता का जो अंतिम दौर है ना, चौथा दौर, वो जो महायुद्ध हुआ था अपना द्वितीय महायुद्ध, उस महायुद्ध से पहले सन 1930 के जो कवियों और लेखकों के माध्यम से मोह भंग का जो दर्शन है उसको लेकर आया। महायुद्ध के बाद की जो मानवीय स्थिति है, मानव स्थिति ने विश्व स्तर और देश में बढ़ती यांत्रिकता और भ्रष्टाचार ने राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सजगता और बोध को प्रखर और प्रगाढ़ किया। इसी को कुबेरनाथ राय ने नई आधुनिकता का नाम दिया। कैसे है नई आधुनिकता? महायुद्ध के दौरान जो मारकाट हुई, जो मानवीय स्थितियां बनी, विश्व स्तर पर यंत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया, भ्रष्टाचार ने भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सजग और बड़ा प्रखर हो गया। तो ये जो थी, ये नई आधुनिकता थी। निबंधकार ने ये कहा है कि ये सही है कि सन 50 के बाद की या सन 60 के बाद की नई कहानी और नई का स्वभाव सन 30 या सन 40 की कविता और नई कहानी से कई अर्थों में अलग है। जो रचना 1930 में रची गई और जो रचना 1950 यानी आज़ादी के बाद रची गई, या आज़ादी के 10 साल बाद 60 में रची गई, किंतु नई आधुनिकता का प्रस्थान बिंदु तो सन 30 के कवि ही हैं, क्योंकि मोह भंग की जो प्रक्रिया है वो अज्ञेय और मुक्तिबोध, जो दोनों बहुत अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, उनसे प्रारंभ हुई और वही आज तक चल रही है। इस संबंध में ये कह सकते हैं, लेखक का मानना है कि इसके आयाम और रंग तो अवश्य रूप से ही बदल गए हैं। अब है कि नई आधुनिकता का जो जन्म है वो ऐसी कौन सी मानवीय परिस्थितियां थी जिसके कारण हुआ। अब आधुनिकता का जन्म जिन मानवीय परिस्थितियों में हुआ वे भी अपने आप में कम सत्य नहीं है। ये वास्तविक परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवाद के मूल्यों का रहस्योद्घाटन, महायुद्ध और भावी अणुयुद्ध का आतंक, और मनुष्य की नितांत लाचार स्थिति और अनेक प्रश्नों और विवादित स्थितियों से जूझने के लिए
मानव की स्थिति परिस्थिति ने नई आधुनिकता को विकसित किया है। यहाँ लेखक का ये मानना है बच्चों कि सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मार्क्स है, जिनका कहना था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि दो ही वर्ग है, उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है। उनका मानना था कि एक तो शोषण करने वाला वर्ग है और एक जिनका शोषण होता है, शोषक और शोषित, दो चीज मानी उन्होंने। जबकि एक तीसरा वर्ग भी है जो ना शोषण करता है ना उनका शोषण होता है। लेकिन एक तो मार्क्सवाद के जो मूल्य हैं उनका रक्षोद्घाटन, फिर जो महायुद्ध हुआ, फिर उसके बाद भी अणुयुद्ध का आतंक छाया कि भी परमाणु बम बहुत सारे देशों ने बना लिए फिर अपने अपने पास सुरक्षा के हिसाब से। तो अब जो भी युद्ध होगा वो तो परमाणु युद्ध ही होगा। एक ने दूसरे पे डाला परमाणु और बम और उसमें पूरा देश नष्ट हो गया। उसके पास खुद ढेरी है, वहां विस्फोट हुआ, उसके आस पड़ोस वाले भी उसके चपेट में आ जाएंगे। फिर इधर वाला इधर डालेगा, इधर वाला इधर। पूरा जो विश्व है जब युद्ध होता है दो गुट में बदल जाता है, और दो गुट में बदल जाने के बाद में परस्पर उनके पास जितने भी विध्वंसक हथियार हैं बच्चों उनका वो प्रयोग करता है। तो जो अणुयुद्ध है ना, उसके आतंक को लेकर जो मनुष्य की बिल्कुल लाचार स्थिति और उसके प्रश्न और विवादित जो स्थितियां थी उसे जूझने के लिए भी मानव की स्थिति और परिस्थिति ने नई आधुनिकता को विकसित किया। और इस बात से आप बच्चों सुपरिचित हैं कि अमेरिका ने सबसे पहले जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने परमाणु बम गिराए थे और दोनों जो शहर हैं बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। ये स्थितियां थी, मानव द्वारा उत्पन्न स्थितियां थी, जिसके कारण नई आधुनिकता फिर विकसित हुई, मोहभंग की स्थितियां आई, एक चिंताजनक स्थिति बनी। नई आधुनिकता तो एक ऐसी स्थिति की सूचक है जिसमें मनुष्य अपने प्रति न केवल जागरूक है अभी तो अपनी पहचान भी कराना चाहता है। और ये पहचान भले ही उसके लिए कष्टकारी हो, उसे संस्कृति विरोधी होने का आरोप भी प्रदान कर दे, फिर भी वह इन सबको स्वीकार करता हुआ अपने आधुनिक बोध को स्वीकार करने में वो लगा हुआ है। इस प्रकार से जो लेखक है उनका ये मानना है कि आधुनिकता का जो खास स्वभाव है ना, वो जिन संस्कारों से निर्मित है वे संस्कार आपस में उलझे हुए हैं। प्रश्नाकुलता है, संशयशीलता है, जीवन के आस्वादन में विश्वास करता है और मात्र तात्कालिक या शुद्ध ऐन्द्रिक अनुभूति में ही विश्वास करता है। इंद्रियों की जो अनुभूतियां, प्रतिभा या परंपरा से निरपेक्ष होकर नए मूल्यों का अन्वेषण करती है नई आधुनिकता। और इस अन्वेषण की तीव्र यंत्रणा बोध, चरम क्षणों को पकड़ने और उनके माध्यम से जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयास आदि हम नई आधुनिकता के संदर्भ में कह सकते हैं। तो ये नई आधुनिकता की विशेषताएं क्या हुई? ये विशेषता है कि आधुनिक युग में कुछ लोग मूल्यहीनता को ही आधुनिकता समझते हैं कि सारे जीवन मूल्यों का परित्याग ही आधुनिकता है, जो लेखक की दृष्टि में उचित नहीं है। उनका मानना है मूल्य और संस्कार में अंतर है। मूल्य तो उद्देश्य प्रधान होते हैं और संस्कार एक प्रकार से मानसिक वृत्ति कहलाती है। और इसी आधार पर लेखक ने बताया है, कुबेरनाथ राय ने, कि आधुनिकता का संबंध संस्कारों से है। और इसके लिए महादेव वर्मा की कविता उन्होंने उदाहरण दिया, मधुर मधुर में दीपक जल, और अज्ञेय की कविता ये दीप अकेला, इसको भी पंक्ति को दे दो, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि दोनों कविताओं पर यदि हम देखें तो आधुनिकता तो है, लेकिन इसमें नई और पुरानी का अंतर है, दोनों के दर्शन में अंतर है। और इन विशेषताओं के साथ उन्होंने माना है, उन्होंने असली और नकली आधुनिकता के स्थान पर पुरानी और नई आधुनिकता का प्रयोग करते हुए बताया कि हमारे देश में दोनों प्रकार की आधुनिकता देखने को मिलती है। क्योंकि इतना लंबा चौड़ा देश है हमारे यहाँ, लोगों की जो विचारधाराएं हैं बच्चों, उनमें इस आधुनिकता को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि संस्कार प्रवाह जो है वो ही आधुनिकता है, वैचारिक संक्रांति है और वो आधुनिकता। प्रश्नगर्भी संस्कृति संक्रांति के प्रति जो सचेतनता है वो भी आधुनिकता है। और लेखक कहते हैं कि ये पुरानी आधुनिकता की तरह कोई मूल्य सृजन नहीं करती है नई आधुनिकता, इसी कारण इसका जन्म मूल्यों के प्रति मोहभंग से हुआ है। और ये तो एक ऐसी स्थिति की सूचक है जिसमें मनुष्य अपने अस्तित्व के प्रति न केवल जागरूक है, अभी तो अपनी पहचान कराना चाहता है, चाहे वो पहचान बहुत कष्टकारी हो। और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि पुरानी आधुनिकता समूह सत्यों को लेकर चलती है, जबकि नई आधुनिकता समूह सत्यों से निरपेक्ष होकर केवल व्यक्ति सत्यों पर ही आधारित है। इस प्रकार से हम नई आधुनिकता को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों कि लेखक क्या कहना चाहता है, नई आधुनिकता आखिर है क्या। आज इतना ही, धन्यवाद।